हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 12, जो कि है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने चैप्टर 11 में देखा था कि इंडिया को किस तरह से इंडिपेंडेंस मिली, किस तरह से जो पीपल थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो ये सारे हमने देख चुके हैं। अब देखेंगे हम इसके बाद कि इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कैसी क्या प्रोसेस यहाँ पर थी। तो हमने इसका शॉर्ट नोट्स बना दिया है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस इमीडिएटली। अब जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो हमारे रिफ्यूजीज थे या जो प्रिंसली स्टेट थे, इनके हाथ में पावर थी, तो इनके अकॉर्डिंग काम होने लगा। थर्ड है, द न्यू नेशन हैड टू अडेप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम डेट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ के जो पीपल थे, वो चाहते थे कि अब जब न्यू नेशन बन गया है, हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो यहाँ पर एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग लोग यहाँ पर काम कर सके। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंडिया पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज एंड वाज डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट, बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी हु प्रैक्टिस अदर फेथ कुड बी सीन। अब जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली हमें, तो 1947 में हमने देखा कि जो इंडिया जो है उसको डिवीज़न हो चुका है दो पार्ट में। एक है हायर कास्ट और एक है लो कास्ट, या फिर एक जो है मेजॉरिटी है, एक जो है माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी में जो है वो हिंदू है और माइनॉरिटी में जो है वो मुस्लिम पीपल्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फेमस एंड फार्मर्स एंड पीसेंट वेर डिपेंडेंट ऑन द मानसून ऑफ देयर सर्वाइवल। जो फार्मर और जो पीसेंट हुआ करते थे वो मानसून पे पूरी तरह डिपेंड करते थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें क्या चीज़ें थी देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया अटेंड द मीटिंग। दिस डिस्कशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कैम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखो ज़रा, जब हमने ये सारी चीज़ें देखी, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो यहाँ का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तो उसी को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड हुई, जिसमें इंडिया के हर एक पार्ट से लोग आए उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेम थी वो तैयार हो गई 26 जनवरी 1950 को। आगे हम देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में, वन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट अडेप्टेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल इंडियंस above the age of 21 would be allowed to vote in state and national election। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन जो फीचर्स था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें ये रखा गया कि जो भी पर्सन 21 ईयर एज का हो गया है वो स्टेट इलेक्शन हो या फिर नेशनल इलेक्शन जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड फीचर। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फीचर था वो ये था कि इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनको कास्ट और रिलीजन के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सारे जो पर्सन है वो कैसे हैं, इक्वल है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसवांटेजेस ऑफ इंडियन। अब जो थर्ड फीचर्स था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया कि जो है पुअर पीपल जो है उनको ज़्यादा एडवांटेजेस दिए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू रिचेस्ट पीपल। फिफ्थ देख लेते हैं हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबली वाज एबोलिश्ड, द हिंदू टेम्पल वेयर थ्रोन ओपन टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट। अब ये जो अनटचेबिलिटी की जो प्रोसेस थी उसको भी बंद कर दिया गया, और जो हिंदू लोगों के जो पीपल थे या हिंदू रिलीजन के जो पीपल थे वो सभी कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिए गए या सभी कास्ट के लिए ओपन कर दिए गए। सिक्स पॉइंट है हमारा, along with the farmer, untouchable, the आदिवासी और scheduled tribe were also granted reservation in seats and job। जैसे कि जो अनटचेबल पीपल थे, जो आदिवासी से या जो शेड्यूल ट्राइब थे, ST SC हम जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ रिजर्वेशन रखा गया। सेवन्थ पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन sought to strike a balance of power between center and state by providing three lists of subject which is union list, state list and concurrent list। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, उसकी पावर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट बना दी गई, जिसमें थी पहली यूनियन लिस्ट जिसमें पूरी कंट्री को देखा जाएगा, स्टेट लिस्ट थी जिसमें एक स्टेट को देखा जाएगा,
और कॉन्करेंटली जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा। अब हमारे 8 पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है द यूनियन लिस्ट है सब्जेक्ट लाइक टैक्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर। जो यूनियन लिस्ट है उसमें जैसे कि टैक्स कलेक्ट करना है, डिफेंस सिस्टम है या फॉरेन अफेयर है, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी और वो लेते थे सेंटर में जो रहता था वो। 9th है हमारा द स्टेट लिस्ट है ऑब्जेक्ट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। जो हमारी स्टेट थे उसमें एजुकेशन के बारे में या हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें रखी जाती थी, उनके जो सब्जेक्ट थे वो थे स्टेट, एजुकेशन और हेल्थ। 10th है हमारा द कॉन्करेंट लिस्ट कंपेयर ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसके अंदर फॉरेस्ट या एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में बात होती थी। अब 11th पॉइंट है हमारा हिंदी वॉज डिजाइंड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश वुड बी यूज इन द कोर्ट, द सर्विस एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर। हिंदी जो थी वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी, और लेकिन इंग्लिश को एक औपचारिक लैंग्वेज पे रखा गया, जिससे कि अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से बात करना होगा तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात या कम्युनिकेशन करेंगे। 12th पॉइंट है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड अंडर हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन भी थे, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसकी फ्रेम तैयार करने में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। हाउ वे स्टेट टू बी फॉर्म, तो अब देखेंगे हम कि हमारे जो स्टेट थे वो किस तरह से बनाए गए। तो इन पहला पॉइंट है हमारा इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिकॉग्नाइज इट्स रीजनल ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने स्टेट की बनाने की डिमांड रखी कि जितने भी स्टेट थे उनको लैंग्वेज के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड है हमारा प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वेर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल थे, उनका मानना था कि लिंग्विस्टिक हिसाब से स्टेट बनाना ठीक नहीं होगा, वो उसका अगेंस्ट थे। थर्ड है इन अक्टूबर 1952 अ बटालियन गांधीयन नेम्ड Poti Shiramullu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra Pradesh to protect the interest of Telugu speaking people। फिर अक्टूबर 1952 को जो गांधीयन फैमिली से बिलोंग करते थे या गांधीयन को अपना मानते थे, पोटी श्रीरामुलु जो थे वो स्ट्राइक पर बैठ गए और उन्होंने डिमांड करी कि आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट हो और वहाँ की जो लैंग्वेज हो वो तेलुगु हो। फोर्थ है हमारा ऑन 15 December 1952, 58 days into his fast, Poti Shrimanlu died. His death led to the violence all over the state and central government was forced to give in to the demand। 15 दिसंबर 1952 को 58 दिन के बाद जो थे स्ट्राइक पर जो बैठे थे पोटी श्रीरामुलु, उनकी डेथ हो गई, और फिर इसी से दुखी होकर जो इंडिया के पीपल थे उन्होंने वॉयलेशन स्टार्ट कर दिया। फिर ये सारी चीज़ें जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखी तो वो फोर्स में आ गई, और फिर उन्होंने एक आंध्र प्रदेश नया स्टेट बना दिया, और लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्टेट्स को डिक्लेयर कर दिया कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज होगी, और लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने अलग अलग स्टेट क्रिएट कर दिए। आंध्र प्रदेश कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश था वो नया राज्य बन गया। अब हम बात कर लेते हैं प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट है इसमें हमारा अमोंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू नेशन लिफ्टिंग इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्री बेस वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब ये न्यू नेशन के अंदर डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो इंडिया की जो पॉवर्टी थी या जो बिल्डिंग मॉडर्नाइजेशन कंडीशन थी वो भी जितनी ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का रिजल्ट ये निकला कि जो इंडिया की इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। सेकेंड है इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप अ प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइन एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब 1950 को गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया जिसमें इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डेवलप करने के बारे में बातें की गई। इट वॉज एग्रीड दैट इंडिया वुड फॉलो मिक्सड इकोनॉमी मॉडल वेयर बोथ पीपल एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वुड को एग्जिस्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और फिर इसमें यह एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी और जो पब्लिक सेक्टर है वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो सके।
थर्ड पॉइंट है हमारा, इन 1956 द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज फॉर्मुलेटेड which focused mainly on the development of heavy industry in India such as steel and on the building of large dam। फिर 1956 को 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ जिसका मेन जो वर्क था वो ये था कि इंडिया की जो हैवी इंडस्ट्री उनका अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, जिसमें कि स्टील इंडस्ट्री थी या लार्ज डैम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी उनको अच्छे से डेवलप कर सके। अब हम बात कर लेते हैं द नेशन 60 ईयर ऑन। अब 60 ईयर ऑन के बारे में हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस के। तो पहला पॉइंट है हमारा, ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेट 60 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। 15 अगस्त 2007 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपनी आज़ादी के 60 साल। सेकेंड है हमारा, इन दिस 60 ईयर इंडिया हैज़ सीन मैनी अचीवमेंट एज वेल एज फेलियर। इन 60 सालों में इंडिया को काफ़ी अचीवमेंट भी मिला है और काफ़ी फेलियर भी हमें देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सक्सेस ड्यूरिंग 60 ईयर ऑफ ऑल इंडिया वेयर इंडिया इज स्टिल अ यूनाइटेड एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड देयर इज अ फ्री प्रेस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हम सक्सेस की बात कर ले तो 60 साल में हमें काफ़ी सक्सेस मिली है, जिसमें हमारी जो कंट्री है वो अभी तक भी एक अच्छी सी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ की जो यूनिटी है उसमें डाइवर्सिटी है और यहाँ पर प्रेस को फ्री अब स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें हमारी सफलता ही है जिसको हम देखते हैं। और इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सक्सेस को शो करती है। अब फेलियर की बात कर लेते हैं हम। तो इंडिया डीप डिवीजन परसिस्ट डेस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी द अनटचेबिलिटीज और द दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया के जो पुअर पीपल है जैसे अनटचेबल हो गए, दलित्स हो गए, उनको काफ़ी वायलेशन, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देर आर क्लैशेज बिटवीन डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स इन मैनी स्टेट। और अभी भी इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो रिलीजियस उनके बीच में क्लेसेस, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैड बाइडेड ओवर दिस ईयर। और जो पुअर और रिच का जो भेदभाव है वो भी काफ़ी देखने को मिला है इन 60 सालों में। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 का लास्ट चैप्टर था, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर ये वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।